अंतिम भाग हम तेरी चाहत में। पिछले भाग को ज़रूर आप लोग देखिएगा। शौर्य को नींद नहीं आ रही थी, तभी आदित्य जी उसके रूम में आए और उन्हें देखकर शौर्य उठकर बैठ गया। अरे पापा आप? आदित्य जी हाँ बेटा। बेचैनी सी हो रही थी। आज जो भी हुआ उसके बाद पवनी। शौर्य बोलता है आप चिंता मत कीजिए, आप हम सब संभाल लेंगे सब। आप बस आराम कीजिए, कल से सब अच्छा ही होगा हमारी लाइफ में। पापा ये वादा है हमारा आपसे। आदित्य जी बोलते हैं बेटा ध्यान से, अगर आपको कुछ हो गया तो हम जीते ही जी मर जाएंगे। सौर्य बोलता है पापा आप चिंता मत कीजिए। हाँ कहकर आदित्य जी वहाँ से चले गए। सौर्य भी अब पवनी के बारे में सोच रहा था, जो भी आज हुआ उससे उसके दिल पर क्या बीती होगी। उधर नीता जी के घर में आज सन्नाटा पसरा था। आज दोनों माँ बेटी ने खाना भी नहीं खाया था। पवनी जब से सौर्य गया था तब से अपने आप को रूम में बंद किए रोए जा रही थी। इतने सालों से जिसका उसे इंतज़ार था वो पल उसके हाथों से छूटा सा लग रहा था। दिल बहुत उदास था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसने चेहरा ऊपर किया तो शौर्य था, जो बालकनी से उसके रूम में आया था। शौर्य को देखते ही पौनी उससे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शौर्य भी उसके सिर पर हाथ फेर रहा था और उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। प्रिंसेस प्लीज़ चुप हो जाओ, हम हैं ना, हम सब सही कर देंगे और आप बस शांत हो जाइए। पौनी अब सिसकने लगी। सिसकते हुए ही सर से कहा सॉरी, हम नहीं रह सकते आपके बिना। बहुत मुश्किल से काटा है हमने 10 साल का वक्त। अब नहीं सौरू, हम नहीं समझा सकते खुद को। और सॉरी बोलता है अब हम कभी अलग नहीं होंगे प्रिंसेस, बस आप हमारा साथ दीजिए। कुछ ऐसा है जो हमारी सबकी ज़िंदगी को सही कर देगा। जब तक आप हमारे साथ हैं हम कोई लड़ाई नहीं हार सकते। चलिए अब रोना नहीं, आप तो हमारी रानी हैं, कैसे रो सकती हैं ऐसे बताओ। पौनी बोलती है सौरू वादा कीजिए आप कभी हमें नहीं छोड़कर जाएंगे। बोलिए नहीं जाएंगे ना। सॉरी, अब तो मौत भी हमें नहीं अलग कर सकती। चलिए अब कुछ खा लीजिए। हमें पता है आपने कुछ नहीं खाया होगा और आपकी वजह से छोटी माँ ने भी कुछ नहीं खाया होगा। पौनी हाँ, लेकिन मम्मा सौर उन्हें पता है हम यहाँ हैं। चलिए। दोनों नीचे आए तो नीता जी खाना ही लगा रही थी। नीचे आते दोनों को देखा और मन में सोचा हम जानते थे सौरू आप ले आएंगे पौनी को। आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हालातों ने आपके साथ बहुत गलत किया है। अब हमारी बस यही इच्छा है भगवान से कि आप हमेशा ऐसे ही साथ रहें। छोटी माँ कहाँ खो गई आप? सौर्य ने नीता जी के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। नीता जी बोली कहीं नहीं सौरू, आप ले ही आए हमारी प्रिंसेस को। सॉरी हाँ छोटी माँ, आखिर हमसे नहीं मानेंगी तो किससे मानेंगी। पौनी की तरफ आंख मारते हुए। पौनी सॉरी मम्मा, वो हमारी वजह से आप भी। नीता जी बोलती है नहीं पौनी, आप हमारी जान है, मेरी जीने की वजह है, हम ऐसे नहीं देख सकते आपको। सॉरी। अरे छोटी माँ बातें बाद में, पहले खाना दीजिए, भूख लगी है। पौनी हाँ मम्मा, आप भी हमारे साथ ही बैठकर खाओ। सभी बैठकर खाना खाने लगे। सौर पौनी को अपने हाथों से खिला रहा था। नीता जी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि बिल्कुल सही लड़का चुना है हमने अपनी प्रिंसेस के लिए। आकृति तुम हमेशा सही कहती थी कि सौरू बहुत प्यार करेगा पौनी को। भगवान बस ऐसे ही साथ रखना इनको। सबके खाना ख़त्म किया। सबने खाना ख़त्म किया और सर्वेंट बर्तन उठाकर टेबल क्लीन करने लगे। सौर्य ने पौनी को रूम में जाने को कहा और कहकर खुद नीता जी के पीछे उनके रूम में आ गया। सॉरी, क्या हुआ छोटी माँ, आप उदास क्यों हैं? नीता जी उदासी से एक गहरा रिश्ता हो गया है हमारा। लोग कहते हैं उदासी जीने नहीं देती, और हम जब तक उदास ना हो हमें लगता ही नहीं कि हम जिंदा हैं। नीता जी की आंखों में एक दर्द था। सौर ने उन्हें बेड पर बैठाया और खुद भी उनका हाथ पकड़कर वहां बैठ गया और उनसे कहा छोटी माँ, हम सिर्फ आपको कहते ही नहीं हैं बल्कि माँ मानते भी हैं, और देखना बहुत जल्दी सब ठीक होगा। सब लोग फिर से एक होंगे। अब आप सो जाइए और कुछ मत सोचिए। अब सौर ने नीता जी को लेटा के कंबल उड़ा दिया और खुद पौनी के रूम की तरफ चला गया। पौनी बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम थी। उसे एहसास हो गया कि सौर वहाँ है। उसने बाहर देखते हुए कहा सौरू, अब आप घर जाओ, अगर अंकल को पता चला तो वो बहुत नाराज़ होंगे। सौर कहता उन्हें पता है हम यहाँ हैं। पौनी हाँ पता है, तो सुबह जो भी कुछ हुआ वो
सौर्य ने कहा, हाँ, सुबह जो भी हुआ तब से पापा परेशान थे, उन्हें आपकी चिंता हो रही थी। पौनी, अंकल का भी समझ नहीं आता क्या चाहते हैं। एक पल में इतना दुख देते हैं और अगले ही पल उस दुख पर मरहम भी लगाते हैं। सौर्य बोला, मतलब? पौनी कहती, हाँ सौरू, अंकल ने जब पापा और अंकल की कंपनी को अनिकेत चाचू के नाम किया तब मम्मा टूट सी गई। लेकिन कुछ लोग कई दिनों नए नए आइडिया लेके मम्मा के पास आते थे ताकि कंपनी फिर से शुरू हो जाए। जब कोई इन्वेस्टर नहीं था तो उन्होंने इन्वेस्टर्स भी भेजे। जब मम्मा काम करने लगी तो उनके सामने उनके कई प्रोजेक्ट छीन लिए, लेकिन उनसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी उनके पास भेजी। ये सब अंकल चुपके से करते थे ताकि हमें पता न चले। कभी कभी समझ नहीं आता था कि चाहते क्या हैं, कभी बस दुख देते थे तो उनका मरहम भी बन जाते थे। अंकल बहुत परवाह करते हैं, हमारी तो नाराज़गी क्यों रखते हैं? सर, आपको कैसे पता कि पापा सब करते हैं? पौनी बोलती है, आप भूल रहे हैं सौरू कि पापा और अंकल एक एम्प्लॉय हम सभी को जानते हैं और हम उन्हें बस पता चल गया कि उनके और हमारे एक वफादार के जरिए। सौर करता है, अच्छा, वैसे पापा जो भी बुरा करते हैं वो सब उनसे करवाया जाता है। पौनी बोलती है, मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं सौर? सौर ने सारी बातें पौनी को बताई। पौनी के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब पापा जिंदा हैं और बड़ी माँ भी? सर ने कहा, हाँ, और चाचू ने उन्हें 10 सालों से खुद अपने पास रखा है। बस उनकी वजह से पापा ये सब करते हैं। लेकिन हमने कुछ सोचा है, इस बुधवार को मम्मा पापा और छोटे पापा और छोटी माँ की मैरिज एनिवर्सरी है और इस साल ये सब साथ होंगे। पौनी बोलती है, हम आपके साथ हैं सर। हम अपने पेरेंट्स को ये तोहफ़ा ज़रूर देंगे, लेकिन सॉरी प्लीज़ हमें पापा से और बड़ी माँ से मिला दो एक बार, हम उनको देखना चाहते हैं। सॉरी बोलता है, नहीं प्रिंसेस, उस घर के बाहर पहरा है और माँ और छोटे पापा इस हालत में नहीं हैं कि वो चल भी पाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमने एक प्लान बनाया है जिसमें हमारा साथ शुभ देगा। बहुत जल्दी हम उनसे मिलेंगे। मैं भी उनके इतने करीब होते हुए भी नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमेशा के लिए उन्हें चाचू के कैद से आज़ाद करा के ही रहेंगे। पौनी बोलती है, हाँ सॉरी, अब आप जाओ, कहीं आपके चाचू को पता चला तो वो फिर अंकल को परेशान करेंगे। शौर्य बोलता है, हाँ, हम चलते हैं, कल मिलेंगे आपसे। लव प्रिंसेस इतना कहकर वहाँ से निकल गया और घर आकर चुपचाप सो गया। अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। सॉरी पौनी के घर से आकर अपने रूम में सोने चला गया। सुबह अचानक जब उसकी नींद खुली, आदित्य जी किसी से बात कर रहे थे। वो किसी को फ़ोन पर बार बार धमकी दे रहे थे। हो कौन तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हेलो हेलो, फ़ोन कट गया। सर नीचे उतर रहा था तो उसने सारी बातें सुनी। पापा क्या हुआ? कौन था? क्या हुआ? कहीं चाचू ने तो फिर से कुछ? उतने में एक जोरदार थप्पड़ शौर्य को पड़ा और ये थप्पड़ आदित्य जी ने मारा था। शौर्य हैरानी से उन्हें देख रहा था, गुस्से से उनकी आंखें लाल थी। आदित्य जी कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसी हुई शौर्य, ऐसी घटिया हरकत करने की? शौर्य हैरानी से कहा, पापा हमने किया क्या है? आदित्य जी और गुस्सा होते हुए बोले, जल्दी बताइए किया क्या है, ये आप पूछ रहे हैं? सौरू आपने किया क्या है? शुभ कहाँ है? शुभ शुभ अपने रूम में होगा पापा, लेकिन हुआ क्या है? आदित्य जी बोलते हैं, नहीं है वो अपने रूम में, किडनैप हो गया है उनका और वो आपने करवाया है। शौर्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि किडनैप। नहीं पापा, हमने नहीं करवाया है उसका किडनैप, हम क्यों करवाएंगे? आदित्य जी बोलते हैं, अनिकेत से बदला लेने के लिए है ना? सॉरी नहीं पापा, आपकी कसम, ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते हम। हाँ ये सच है कि हमने जो भी प्लान बनाए थे शुभ उसमें हमारे साथ था, लेकिन वो प्लान किडनैपिंग का नहीं था। हमने तो ये प्लान बनाया था कि शुभ अपने पापा से उनके पास रहने का नाटक करने वाला था, और जब उनको उस पर विश्वास हो जाता और उनके खिलाफ हमें सबूत मिल जाता तब हम वहाँ से छोटे पापा और मम्मा को निकाल लेते। लेकिन किडनैप? आदित्य जी कहते हैं, तो किसका काम हो सकता है ये? आखिर कौन कर सकता है ऐसा? कहीं सॉरी, हाँ पापा हमें भी लगता है ये चाचू का काम होगा, लेकिन वो अपने ही बेटी को क्यों किडनैप करेंगे? आदित्य जी अगर ये काम अनिकेत का है तो हम उससे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो हम नहीं आपको, आप लोगों को। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे के साथ कुछ भी करने की? ये आवाज़ थी अनिकेत जी की, जो गुस्से से आदित्य जी की ओर, शौर्य की ओर बढ़ रहे थे।
आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को किडनैप करने की? आदित्य जी बोलते हैं, जबान संभाल कर बात करो अनिकेत। शुभ को हमने अपने हाथों से पाला है, हमारे बेटे जैसा है वो। अनिकेत बोलते हैं, बेटा जैसा है, बेटा तो नहीं है ना आपका, और आप ये सब करके हमसे बदला लेना चाहते थे ना, इसीलिए आपने हमारे बेटे को इस्तेमाल किया है, क्योंकि सही कहा था ना बड़े भैया। सौर को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। सौर, बस चाचू, एक शब्द और नहीं, और रिश्तों और अपनों के साथ खेल आप खेलते हैं, हम नहीं। अगर हमें ऐसा कुछ करना होता तो कब का कर दिया होता, लेकिन कहीं ये काम आपका तो नहीं, कहीं आपने तो शुभ को हमसे दूर करने के लिए तो नहीं किया ना। वैसे भी अगर आप इतने सालों तक हमें हमारी माँ से दूर रख सकते हैं तो शुभ फिर भी हमारा भाई है। अनिकेत जी चुप हो जाओ, बच्चे बहुत बोल रहे हो। और खुशी हुई जानकर कि तुम्हें सच पता चल गया, और अच्छा याद भी दिलाया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगर आज शाम तक हमें हमारा बेटा नहीं मिला तो तुम अपने छोटे पापा और माँ को खो दोगे, और भाई साहब आप तो अपने बेटे को भी खो देंगे। आदित्य जी कहते, खबरदार, अगर किसी पर आंख उठाकर भी देखा तो। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। रही बात शुभ की, तो वो हमारा भी बेटा है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। तुमसे ज़्यादा वो हमारे साथ रहा है, तुमसे ज़्यादा परवाह है हमें उसकी। उसे तो हम ढूंढ के ही रहेंगे, और अच्छे से जानते हैं हम क्यों तिलमिला रहे हो तुम। और है ना, तुम्हारे लिए तो बस वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। अनिकेत बोलता है, बहुत हो गया भाई साहब, बहुत बोल रहे हैं आप, अच्छा नहीं है इतना बोलना आपके लिए, आप भी जानते हैं। और हाँ, भले पाला है आपने उसे, लेकिन हमारी जान बसती है शुभ में। अगर उसे कुछ भी हुआ तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, समझे। इतना कहकर अनिकेत तेजी से कदमों से वहां से निकल गया, और आदित्य जी सोफे पर बैठ गए। सौर उनके घुटनों के पास नीचे आके बैठ गया और उन्हें दिलासा देने लगा, पापा आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा शुभ को, हम लेके आएंगे उसे वापस। आदित्य जी, आप पौनी को फ़ोन लगाकर पूछो, कहीं उन्हें कुछ पता हो। सौर्य बोलता है, जी पापा, और उसने पौनी को कॉल लगाया। पौनी फ़ोन नहीं उठा रही थी। सौर्य अब 5-6 बार कोशिश कर चुका था, लेकिन पौनी ने फ़ोन नहीं उठाया। सौर्य और आदित्य जी की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने नीता जी को कॉल लगाया। 3 बार रिंग जाने के बाद उन्होंने कॉल उठाया। सौर्य बोलता है, छोटी माँ, पौनी कहाँ है, कब से उसका कॉल लगा रहा हूँ, कहाँ गई है वो, सब ठीक, वो ठीक तो है ना। सौर्य सब एक ही बार में बोल गया। नीता जी बोलती हैं, पौनी तो सुबह सुबह कहीं निकल गई थी, बोली किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ, लेकिन सौरू हुआ क्या है, आप परेशान लग रहे हैं बहुत। सौर्य बोलता है, कुछ नहीं छोटी माँ, वो बस हमारा कॉल नहीं उठा रही थी, तो इसीलिए पूछा हमने, आप चिंता मत कीजिए। वैसे छोटी माँ, शुभ आया था क्या वहाँ। नीता जी बोलती है, नहीं बेटा, वो यहाँ क्यों आएंगे, क्या हुआ बेटा, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। सौर्य बोलता है, छोटी माँ आप हमारे घर आ जाइए, पौनी को लेकर फिर बात करते हैं। नीता जी बोलती हैं, बेटा आपके घर भाई साहब। सौर्य, उनकी चिंता मत कीजिए, आप बस आ जाइए उनको लेके। अब नीता जी को भी टेंशन हो रही थी कि आखिर हुआ क्या होगा। कुछ देर के बाद पौनी आ गई और नीता जी ने उन्हें सब बताया। वो दोनों तुरंत ही निकल गए सौर्य के घर के लिए, और कुछ देर के बाद दोनों अंदर आए। सौर्य चिंता के मारे यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था, और आदित्य जी सिर झुकाए सोफे पर बैठे थे। पौनी सीधा सौर्य के पास गई और पूछा, क्या हुआ सौरू, आपने इतना अर्जेंट हमें यहाँ क्यों बुलाया। सौर्य, पौनी, शुभ कहाँ है। पौनी कहती है, हमें क्या पता होगा वो कहाँ है, वो तो हमेशा आपके साथ होता है ना। सौर्य बोलता है, नहीं, उसका किडनैप हो गया है, कहीं ये आप दोनों का प्लान तो नहीं ना। पौनी, क्या बकवास कर रहे हैं आप सौरू, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, और आप भी जानते हैं कि हमने कुछ और डिसाइड किया था, तो फिर हम ऐसा क्यों करेंगे। नीता जी, ये सब क्या हो रहा है, बताएंगे आप हमें। सौर्य शुभ की किडनैपिंग के बारे में सब बता देता है। नीता जी, हम समझते हैं सौरू, लेकिन क्या आपको अपनी प्रिंसेस के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है। आप ही कहते हैं ना कि आपसे ज़्यादा उन्हें कोई नहीं जानता। फिर सौर्य अब चुपचाप खड़ा था। नीता जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आप चिंता मत कीजिए, शुभ मिल जाएगा। सौर्य बोलता है, हाँ छोटी माँ, आप सही कह रही हैं। पौनी, माफ़ कर दो हमें, हम बस परेशान हो गए थे थोड़ा। पौनी, कोई बात नहीं सौरू, हम समझ सकते हैं। वैसे किडनैपर का कोई कॉल मैसेज आया क्या। हाँ, पापा से हुई बात। नीता जी भी आदित्य जी के पास गई,
बैठ गईं और उन्हें दिलासा देने लगीं। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, सब सही होगा देखना। आदित्य जी बोलते हैं भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने जो भी किया लेकिन हम पहले ही बहुत दूर हो चुके हैं सबसे, अब हिम्मत नहीं हुई कुछ बर्दाश्त करने की। शुभ हमारे बेटे जैसा है, अपने हाथों से पाला है हमने, क्या जवाब देंगे हम उसकी माँ को जिसने हमें उनकी जिम्मेदारी सौंपी थी। नीता जी आप ज़्यादा सोचिए मत, सब सही होगा। उधर पौनी और सौर्य भी थोड़ा साइड होकर बात कर रहे थे। पौनी बोलती ये सब क्या है सौरू, कहाँ है शुभ। सौर्य बोलता है हम भी नहीं जानते प्रिंसेस, वो कहाँ है। पहले हमें लगा था कि ये चाचू का काम होगा लेकिन ये उनका काम नहीं है। पापा को कॉल भी किसी लेडी का आया हुआ था, हम तो बस ये सोच रहे थे कि वो कौन होगा सबके पीछे, और जब चाची को पता चलेगा क्या बीतेगी उन पर। ऊपर से चाचू भी धमकी देकर गए हैं अगर सुबह शाम तक नहीं मिला तो वो छोटे पापा और माँ को। पौनी बोलती है क्या, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो सौरू, हमें बहुत घबराहट हो रही है। सौर बोलता है हमें भी, पुलिस पुलिस भी अभी आती होगी लेकिन 24 घंटे से पहले वो भी कोई एक्शन नहीं लेगी। मुझे लगता है एक बार हमें देख लेना चाहिए, कहीं चाचू उन दोनों को कुछ। पौनी नहीं सौरू, शुभ शुभ बोलिए, चलिए हम कोशिश करते हैं पता करने की कि वो दोनों आदित्य जी और नीता जी को कहकर निकल गए और सीधा इस जगह पर चले गए जहां आकृति जी और राघवेंद्र जी कैद थे। वो धीरे से होशियारी से अंदर गए, किसी को पता नहीं चल पाया लेकिन था बहुत शोर था। ये शोर अनिकेत का था। अनिकेत बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, कैसे भाग सकते हैं वो दोनों चल भी तो नहीं सकते। पहला चमचा बोलता है सर कोई दो लोग आए थे, उनके चेहरे ढके हुए थे, उन्होंने पूरे घर में धुआं फैलाया और कब उन दोनों ने यहाँ से ले गए पता ही नहीं चला। अनिकेत बोलता है किसी काम के नहीं हो तुम लोग, तुम्हें क्या पता सोने की चिड़िया उड़ाई है तुम लोगों ने मेरी, किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। वो उन सब से झगड़ रहा था तभी अनिकेत का फ़ोन बजा और फ़ोन स्पीकर पर था। अनिकेत बोला हेलो कौन बोल रहा है। लेडी बोलती है उधर से, क्या हुआ अपने सोने की चिड़िया को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे पास है और तुम्हारा बेटा भी, तो अगर इस उसकी भलाई चाहते हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करना, नहीं तो तुम अपने बेटे का अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं होंगे। अनिकेत बोलता है कौन हो तुम, क्या चाहती हो, और हमारा बेटा कहाँ है वो, अगर उसे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। लेडी बोलती है अच्छा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते समझे, तुम्हारा बेटा मेरे पास है तो जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना, नहीं तो। फ़ोन कट गया। अनिकेत बोलता है हेलो हेलो, पंगा लिया है छोड़ेंगे नहीं अब हम उसे। ये कैसे हो सकता है, आखिर कौन है जिसने अनिकेत बंसल से। सौर्य और पौनी ये सब सुनकर जैसे सुन्न रह गए क्योंकि आकृति और राघवेंद्र भी अब नहीं थे वहाँ और शुभ भी उस औरत के कब्जे में था। वो वहाँ से जैसे तैसे निकले, दोनों बहुत परेशान थे। तभी शुभ का फ़ोन बजा। पौनी और सौर्य का दिमाग सुन्न हो गया था जब उन्होंने वह सब सुना। वो जैसे तैसे जल्दी से वहाँ से निकले और अपनी कार में बैठे। तभी यह शुभ का फ़ोन बजा तो सौर्य के पास था। सौर्य ने फ़ोन देखा तो उस पर प्राइवेट नंबर लिखा आ रहा था। सौर्य ने फ़ोन उठा लिया। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही फ़ोन दूसरे साइड से आवाज़ आई। अपने भाई को ढूंढ रहे हो ना सौर्य, वो हमारे पास है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, और आकृति और राघवेंद्र भी तो जैसा हम कहें वैसा कीजिए, नहीं तो आप नहीं जानते कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। सौर्य घबरा गया और घबराहट में ही बोला कौन है आप और क्यों यह सब कर रही हैं हमारे साथ। लेडी हम कौन है ये तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, और ज़्यादा हमारे बारे में जानने की कोशिश भी मत करिएगा क्योंकि आपको नहीं पता, आप नहीं पता लगा पाएंगे कि आप तो बस इंतज़ार कीजिए हमारे आर्डर का, जैसा हम कहें वैसा ही कीजिए समझे आप दोनों। पौनी और शौर्य दोनों हैरान थे कि उन्हें कैसे पता चला कि हम साथ हैं। सोचिए कि हमें कैसे पता चला कि आप दोनों साथ हैं, हमारी नज़र हर वक्त आपके हर एक फैमिली मेम्बर पर है, तो ध्यान रखिएगा हमसे कोई भी चालाकी करने की कोशिश भी की तो आप बहुत कुछ खो बैठेंगे। गॉट इट। उसके बाद फ़ोन कट गया। पौनी और शौर्य दोनों कार में बैठे सोच रहे थे कि कौन हो सकती है ये। तभी अचानक पौनी बोलती है सौरू कहीं ये आपकी। सौर्य नहीं नहीं, ये चाची का काम नहीं हो सकता, वो उससे बहुत प्यार करती हैं, माना कि वह उसके साथ नहीं रहती हैं लेकिन शुभ को बहुत प्यार करती हैं, और पापा को भी शुभ को उन्होंने अपने हाथों से ही सौंपा था ताकि चाचा की कोई भी काली करतूतों का असर उस पर ना पड़े, और वो एक मच्छर नहीं मार सकती तो ये सब खेल कैसे खेलेंगी। पौनी बोलती है सौरू अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, अंकल और मम्मा भी बहुत परेशान होंगे। सौर्य बोलता है हाँ चलिए, लेकिन इस बात का पता घर पर नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकल गए। बंसल मैंसन में
इधर आदित्य जी और नीता जी दोनों सोफे पर बैठे थे। दोनों बहुत परेशान थे। तभी वहाँ पर सौर्य और पौनी आए और उन्हें देखकर आदित्य जी उठकर बोले कि क्या हुआ सौरू, आपको मिला शुभ? सौर्य बोलता है नहीं पापा, लेकिन शुभ के फ़ोन पर किसी औरत का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला था जैसा वो कहेंगी हमें वैसे ही करना होगा, नहीं तो वह शुभ को। और सौर्य कहते कहते रुक गया, लेकिन क्योंकि नीता जी को अभी भी राघवेंद्र और आकृति के बारे में कुछ नहीं पता था। नीता जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। तभी एक औरत अचानक अंदर आई और रोने लगी, भाई साहब मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा? वो ज़ोर से चिल्लाई और अपने इन्हीं हाथों से मैंने आपको सौंपा था इस दिन के लिए। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, मेरा बेटा भी इन सब में फंस गया। क्यों भाई साहब, क्यों आपने उसको नहीं संभाला, क्यों? इतना कहकर वो फर्श पर गिर गई। नीता जी ने उसे संभाला और उठाकर खड़ा किया। अंजलि, शुभ की माँ, शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। आदित्य जी बोलते हैं अंजलि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और शुभ को भी मैंने हमेशा अपने बच्चे की तरह ही प्यार किया है, यह तुम भी जानती हो। और मैं भी बहुत परेशान हूँ कि यह वह आखिर गया कहाँ होगा, कैसा होगा, लेकिन विश्वास रखो बहुत जल्दी वह हमारे साथ होगा। पौनी बोलती है हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, शुभ बहुत जल्दी हमारे साथ होगा। सौरू बोलता है चाची माँ, भले ही चाचू से मैंने आज तक कोई रिश्ता न रखा हो, लेकिन आप मेरे लिए बहुत खास हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके शुभ को घर ले ही आऊँगा। उसी समय नीता जी का फ़ोन बज रहा था, उनकी कंपनी से था। उस दिन उनकी एक मीटिंग थी जिसके लिए वो वहीं जा रही थी। आदित्य जी ने देखा और कहा भाभी आपको जाना चाहिए, शायद काम हो, आपकी ज़रूरत हो। नीता जी बोलती है नहीं नहीं भाई साहब, मैं नहीं जा सकती और मेरी ज़रूरत वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर है। सॉरी बोलता है छोटी माँ आप जाइए, हम सब यहाँ पर हैं, आप चिंता मत कीजिए। नीता जी लेकिन सौरू, पौनी बोलती है मम्मा आप जाओ, हम सब यहाँ पर हैं, है ना? और नीता जी भी वहाँ से निकल गईं। नीता जी के जाते ही सौर्य ने आदित्य जी से कहा पापा हमें आपसे कुछ बात करनी है। आदित्य जी क्या हुआ सौरू, आप परेशान लग रहे हैं? सौर्य बोलता है पापा किडनैपर लेडी का फ़ोन आया था शुभ के फ़ोन पर, उन्होंने पता की है कि शुभ का फ़ोन हमारे पास है। मैं और पौनी अनिकेत चाचू के दूसरे घर पर गए थे जहाँ पर उन्होंने माँ को और छोटे पापा को बंदी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि माँ और छोटे पापा भी किडनैप हो चुके हैं और वह किडनैप उसी लेडी ने किया है। आदित्य जी बोलते हैं क्या, यह सब कैसे हो सकता है? अनिकेत को उस घर पर तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, फिर भी अनिकेत अनिकेत कहाँ है? सौर्य बोलता है उन्हें भी इस किडनैपर लेडी का फ़ोन आया था और वो उनको भी धमकी दी है कि जैसा वो कहती हैं वैसा ही करते रहें। हमें समझ नहीं आ रहा है पापा कि आखिर कौन है वह औरत जो हर वक्त हम पर नज़र रखे हुए है। आदित्य जी बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, सिवाय उनकी बातें सुनने के। हमने पुलिस के पास भी बात की थी, लेकिन उस लेडी का फ़ोन आया और हमने फिर पुलिस को भी मना कर दिया। उन्होंने हमें धमकी दी कि अगर पुलिस को कुछ भी कहा तो हम सबको खो देंगे। सॉरी बोलता है क्या करें पापा? आदित्य जी बस इंतज़ार, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे हर मोमेंट की खबर उन्हें है। सॉरी बोलता है हाँ। यूं ही दिन निकल गया, लेकिन शुभ का कुछ पता नहीं था। नीता जी भी वापस आ चुकी थी। सब लोग हाल में सोफे पर बैठे थे और पौनी किचन में खाना बनाने में सर्वेंट की हेल्प कर रही थी। कुछ देर के बाद पौनी ने खाना टेबल पर लगाया और सबको बुलाया, लेकिन किसी का मन नहीं था खाना खाने का। फिर भी थोड़ा थोड़ा सबने खाया और नीता जी ने पौनी को घर चलने को कहा तो सौरू ने उन्हें रोक लिया। सौरू छोटी माँ, आप और पौनी यहीं रुक जाइए, आपका घर पर अकेले रहना ठीक नहीं है। आदित्य जी सौर्य से ठीक ठीक कह रहा है, आप कुछ दिन यहीं रुक जाइए और अंजलि तुम भी यहीं रुको। अनिकेत पता नहीं कहाँ होगा और तुम घर पर अकेली यहीं रुको। सबने उनकी बात मान ली और चले गए सब सोने। अगली सुबह शुभ की आंख खुली तो वो एक अनजान कमरे में था। अचानक से उठा और यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस कमरे में था वो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। हर चीज़ एक परफेक्ट जगह पर थी। शुभ उठा और बाहर की तरफ बढ़ गया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था, वहीं वापस आकर बैठ गया। वो याद करने लगा, कोशिश करने लगा याद करने की कि वो यहाँ कैसे आया। एक दिन पहले सुबह 6 बजे शुभ पर फ़ोन आया, उसे प्राइवेट नंबर लिखा आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, पार्क के पास जल्दी आओ। शुभ का सुनकर दिमाग खराब हो गया। वो हड़बड़ाहट में भागा। उसने ये भी नहीं सोचा कि फ़ोन किसने और कैसे किया होगा। मैं किसी को जगा लूँ
वो बस जल्दी से पार्क के पास पहुंच गया, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसे अपने साथ ले गई और गाड़ी में उसे बेहोश कर दिया गया। अब प्रेजेंट डे शुभ को इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, याद नहीं था। तभी रूम का गेट खुला और एक ब्लैक हुडी पहने, मुंह पर मास्क लगाए हुए एक आदमी अंदर आया और कहा, जग गए तुम, ये तुम्हारी काफ़ी। और हाँ, सोचना भी मत तुम यहाँ से भाग सकते हो, समझे? शुभ, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? अगर मेरे भाई को पता चला तो तुम लोग को यहीं पर गाड़ देगा। आदमी, हाँ हाँ बच्चे, तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कितने खतरनाक हैं, और अगर ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में है। तो चुपचाप जितना कहा जाए उतना करो। वैसे भी तुम अकेले नहीं हो यहाँ पर, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार भी यहाँ हैं। यहाँ आओ, तुम उनसे मिल सकते हो। वह देखना चाहता था कि ये लोग किसे लेकर आए हैं, तो वो भी उनके साथ आदमी के पीछे पीछे चल दिया। जाकर एक रूम के बाहर खड़ा हो गया। जब उसने रूम में जाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वहां पर राघवेंद्र और आकृति थे, जो बड़े बेड पर लेटे हुए थे, और एक नर्स उनका इलाज कर रही थी। वह तो बहुत सारी मशीनें से घिरे थे। शुभ वहीं उनके पास बैठ गया और उस आदमी से पूछने लगा कि तुम क्यों लेकर आए हो इन्हें यहाँ, और ये सब? उस आदमी ने एक चिट्ठी शुभ की तरफ बढ़ा दी और शुभ उसे पढ़ने लगा। मिस्टर शुभ बंसल, हम जानते हैं कि बहुत हैरान है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम कौन हैं जो आपको यहाँ लाए हैं, और आपकी बड़ी माँ और राघवेंद्र यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत जल्दी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन तब तक आपको इनका ध्यान रखना है और कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा परिवार अब भी हमारे निशाने पर है, समझे? शुभ चुपचाप वहीं पर बैठ गया और सारी बातें उनकी मानने लगा। इधर बंसन मनसन में सब लोग उठ चुके थे और चाय पीने के लिए टेबल पर आ गए थे, लेकिन अभी भी सबका मूड खराब था। शुभ का अभी कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे दिन यूं निकल रहे थे और वह सब अपनी दिनचर्या पर आ रहे थे, लेकिन शुभ को ढूंढने की कोशिश शुरू ही थी। 3 दिन बीत चुके थे और 3 दिन में बहुत कुछ बदल चुका था। अनिकेत की कंपनी बुरी तरह से डूब गई थी। रातों रात वो बर्बाद हो गया था, लेकिन अब वो आदित्य जी के पास भी नहीं जा सकता था। वह पूरी तरह से कर्जे में आ गया था। नीता जी अपना बिजनेस संभाल रही थी। आदित्य भी अपना काम अच्छे से देख रहे थे। सौर्य और पौनी भी कॉलेज जाने लगे थे। कॉलेज में सब लोग से शुभ के लिए भी पूछते थे, लेकिन वह उनकी बात का जवाब नहीं देते थे। सब लोग घर में उस औरत के इशारे पर चलने लगे थे। जैसा वह कह रही थी वैसे ही कर रहे थे, और वह औरत रोज उनको शुभ की और राघवेंद्र और आकृति की फ़ोटो भेज देती थी। लेकिन नीता जी अभी भी अनजान थी राघवेंद्र और आकृति की सच से। उन्हें सिर्फ शुभ की फ़ोटो दिखाई जाती थी और सबको तसल्ली हो जाती थी, वह ठीक है। लेकिन सबके मन में अभी भी एक सवाल था, आखिर वो तीनों हैं कहाँ? 4 दिन निकल चुके थे। शुभ अभी राघवेंद्र और आकृति के साथ बैठा था। उसे वहीं पर नींद आ गई। तभी एक औरत अचानक अंदर आई और राघवेंद्र के पास बैठ गई। उसने देखा नहीं कि वह दूसरी तरफ आकृति जी के पास शुभ बैठे बैठे ही सो रहा है। जैसे ही राघवेंद्र के पास बैठकर उनसे बात करने लगी तो शुभ की आंखें खुल गई। शुभ ने जब देखा कि वह हैरान रह गया। उसने हैरानी से देखा, आप यहाँ? शुभ आकृति के पास उनकी बेड पर सिर रखकर सो रहा था। तभी कमरे में नीता जी आईं और राघवेंद्र का हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गईं। नीता जी बोलती हैं, राघवेंद्र, 4 दिन हो गए, अब तक आपको होश नहीं आया। बात करना चाहते हैं हम आपसे, जानना चाहते हैं वो सब जो 10 सालों में हुआ, और आप यहाँ पर कैसे आए, और आदित्य भाई साहब ने ऐसा क्यों किया? क्यों आप लोगों को हम सब से दूर रखा गया? सब कुछ जानना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर आकृति जी के पास लेटा हुआ शुभ उठा और उनसे बोला, आप यहाँ? नीता जी उसे देखकर चौंक उठी और उन्होंने भी उसे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त? शुभ, मैं यहाँ बड़ी माँ के पास। लेकिन आप यहाँ? 1 मिनट, इसका मतलब ये सब आपका किया हुआ है? आपने ही उस दिन मुझे झूठा कॉल किया था और आपने ही अपने पति और दोस्त को किडनैप किया है। आपने ऐसा क्यों किया? जानती भी हैं आप सब लोग कितने परेशान हो रहे होंगे घर पर? नीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, घर पर सबको तुम्हारी फ़ोटो मिल जाती है तो इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं है, और बाकी रही बात हमारे ऐसा करने की, तो वह आप भी जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपके पापा मिस्टर अनिकेत ने इनको इतने साल से अपने पास रखा था, और इन्हीं के दम पर इतने सालों से वह आदित्य भाई साहब से जो मन में आए वो करवा रहे थे। इसीलिए हमने उन्हें वहाँ से चुराया और आपकी किडनैप का नाटक रचा, ताकि हम
अनिकेत से कुछ भी करवा सकें, और आपका किडनैप करना भी हमारे लिए एक तीर से दो निशाने वाला काम था। एक तो हम अनिकेत से कुछ भी करवा सकें, और दूसरा हमें कोई चाहिए था जो इन दोनों का ध्यान रखे। लेकिन हमें माफ़ कर दीजिए शुभ, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हुए हैं, और हम यह भी जानते हैं कि सभी लोग बहुत परेशान हैं अनिकेत जी को लेकर। लेकिन हम मजबूर हैं, सब कुछ ठीक करने के लिए हमें सबको थोड़ी तकलीफ़ देनी ही होगी। लेकिन हम वादा करते हैं, जैसे ही राघवेंद्र और आकृति ठीक होंगे, हम सब सही कर देंगे। शुभ, लेकिन आंटी, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? नीता जी बोलती हैं, शौर्य जब उस रात हमारे घर आए, उन्होंने सारी बातें पौनी को बताई, हमने सब सुन लिया था। हमारे बच्चे हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन इस सब में उनको खतरा हो सकता था। शुभ उनकी बातें समझ रहा था और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। यह सुनकर नीता जी बहुत खुश हुई और शुभ को गले लगा लिया। हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। ये आवाज़ सुन के नीता जी और शुभ ने पीछे मुड़कर देखा तो आकृति उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। नीता जी और शुभ दोनों उनको देखकर बहुत खुश हुए और भागकर उनके पास गए। नीता जी ने खुशी से उनके सर पर हाथ फेरा और कहा, भगवान का शुक्रिया जो तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो। कितना इंतज़ार करवाया यार तुमने, क्यों क्यों इंतज़ार करवाया यार, इतना क्यों? शुभ, बड़ी माँ, आज आपको होश आ गया, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। नीता जी, हाँ आकृति, आज हम बहुत खुश हैं, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो। आकृति, हमें तो ठीक होना ही था। नीता, आप सबकी दुआएं जो हैं हमारे साथ। आपने ठीक कहा आकृति, इन सब की दुआओं का ही असर है कि हम ठीक हैं। सबने पीछे की तरफ देखा तो यह राघवेंद्र जी बोल रहे थे। उन्हें भी होश आ चुका था। नीता जी का चेहरा और भी खिल गया और वो पीछे मुड़ी राघवेंद्र को गले लगाकर रोने लगी। राघवेंद्र, आप ठीक हैं? भगवान का शुक्रिया, आपका मेरा सुहाग ठीक है। इतना वक्त कैसे निकला हमारी लाइफ का हम ही जानते हैं। बहुत याद किया हमने आपको, इतना वक्त हमने कैसे बिताया आपके बिना यह हम ही जानते हैं। हर वह हसीन पल हमें याद आते थे जो हमने आपके साथ बिताए। इतने सालों से अकेले जीते हैं, लेकिन कभी आपने आपको कमज़ोर नहीं पड़ने दिया हमारी प्रिंसेस की खातिर। लेकिन अब नहीं, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली है। अब सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। आप हमारे साथ होंगे, अपने घर पर होंगे। और आकृति, तुम भी जानती हो, सौरभ बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और हमारी प्रिंसेस बिल्कुल आपकी तरह। राघवेंद्र जी बोलते हैं, हम मिलना चाहते हैं हमारी बेटी से, सौरू से और आदित्य से, हम सबसे मिलना चाहते हैं, सबको देखना चाहते हैं। आकृति बोलती हैं, हाँ नीता, हमें सबसे मिलवा दो प्लीज़, बहुत वक्त हो गया है किसी से भी मिले हुए। अनिकेत भाई साहब ने हमारी हालत ऐसी कर दी कि आदित्य जब भी आते हमसे मिलने, हम बस देख सकते थे, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। हम दोनों तरसते थे उनसे बात करने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, अपने सौरू से मिलने के लिए, अपनी प्रिंसेस से, अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन अनिकेत भाई साहब के दिए गए डोजेस की वजह से हमारा शरीर हमेशा पैरालाइज्ड रहता था, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। इतना कहा कि आकृति की आंखों से आंसू निकल आए। नीता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत करो आकृति, सब कुछ ठीक होगा। आप नहीं जानते कि हमने उन्हें कितना बर्बाद किया है और अब वह कुछ नहीं कर सकते। शुभ बोलता है, हाँ बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब सब सही होगा। आंटी ने सब कुछ सही कर दिया है और पापा को सबको बुला लेते हैं, अभी हम सबसे मिलेंगे। शुभ ने बाहर आकर आदित्य जी को फ़ोन लगाया, उनसे कहा, बड़े पापा, हम आपको एक एड्रेस सेंड कर रहे हैं, जल्दी से सौरू और पौनी को लेकर आप वहाँ आ जाएं। इतना कहकर शुभ ने फ़ोन काट दिया और आदित्य जी को यहाँ का एड्रेस टेक्स्ट कर दिया। आदित्य जी घबरा उठे कि शुभ ने कैसे फ़ोन किया और अचानक उन्होंने वहाँ क्यों बुलाया, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वहाँ पर शौर्य और पौनी के साथ जा सकें। आदित्य जी को भी तसल्ली इस बात की थी कि शुभ ठीक था। उन्होंने जल्दी से पौनी और शौर्य को फ़ोन लगाया और सारी बातें उनको बताईं। पौनी और शौर्य दोनों घर के लिए कॉलेज से निकल गए, लेकिन कोई था जो उन पर नज़र रखे हुआ था। घर पहुंचते ही सौर्य ने आदित्य जी से कहा, पापा जल्दी चलिए, और आदित्य जी भी उनके साथ सहमत थे। वहां से निकल गए और उसी एड्रेस पर पहुंच गए जो शुभ ने मैसेज किया था। आदित्य जी, पौनी और सौर्य जैसे ही अंदर पहुंचे तो अंदर अंधेरा था, वह तीनों घबरा रहे थे। इतने में एक आवाज़ आई, उनके कानों में पड़ी, मेरे दिल की यह दुआ, कभी दूर न जा तू,
तेरे बिना हो जीना वह पल कभी ना आए। तभी दूसरी आवाज़ आई, दीदार से ही आपके एक नशा सा चढ़ जाता है, तू सुनता ही नहीं मेरी बस आपकी ओर बढ़ आता है। इतना सुनते ही घर की सारी लाइट ऑन हुई। आदित्य, पौनी और सौर्य तीनों हैरान रह गए। उनके सामने आकृति और राघवेंद्र खड़े थे और साथ में शुभ और नीता जी भी। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह यहाँ पर कैसे आ गए। और आकृति और राघवेंद्र अब ठीक थे, लेकिन यह कैसे, यह सब क्या हो रहा है, उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था। पौनी जड़ सी हो गई थी और अपने पापा के गले लग गई और गले लगकर बहुत रोने लगी। वहीं सौर भी अपनी माँ के गले लगा और रोने लगा। आदित्य उनको देखकर हैरान थे, लेकिन फिर भी खुश थे। पौनी, हमने आपको बहुत मिस किया पापा। हर वक्त आपकी कमी खलती थी। हर वक्त हम अपने आप को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी याद हमें हर पल सताती थी। सौर्य बोलता है, मम्मा, हमने आपको बहुत मिस किया। हम आपको बता नहीं सकते। उस दिन जब हमने आपको भी व्हील चेयर पर देखा तो हम पर क्या बीती। चाचू ने आप दोनों की क्या हालत बना दी माँ। आकृति, आप चिंता मत कीजिए सौरू, हम ठीक हैं और अब सब साथ हैं। आकृति जी, क्या बात है, आप हमें भूल ही गई क्या? आदित्य जी की नम आंखों से उनकी ओर देखते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप ही तो हैं जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। और आकर उनके गले लग गई। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। राघवेंद्र, क्या बात है भाई, तुम तो मुझे भूल ही गए। आदित्य जी, ना वीरे, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तू मेरा शरीर और आधा हिस्सा है, तू जान है मेरी, तू नहीं तो मैं नहीं वीरे। और दोनों कसकर एक दूसरे के गले लग गए। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे और उनसे उन दोनों को देखकर सबकी आंखें नम थी। सबकी आंखों में नमी थी, लेकिन खुशी भी। बरसों बाद मिले थे सबका परिवार पूरा था और सब साथ थे। सच ही कहा है किसी ने, दुनिया के सारे दुख एक तरफ, परिवार का सुख एक तरफ। सबको ऐसे देखकर शुभ ने कहा, सब मुझे ही भूल बैठे, ये भी कोई बात हुई? भला मैं भी किडनैप हुआ, मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। उसने हाथ बांधे मुंह फुला लिया और सब उसकी ओर देखकर हंसने लगे। कहानी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट कहानी अब अगले दिन नई शुरुआत करेंगे।